ऑल राइट देन, हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दी सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? पहले तो ये बता दो, फिर उसके साथ साथ ये भी बता दो मैम को कि मैम आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, यानी जादू तो नहीं लग रही हूँ मैं, मतलब दिखाई दे रही हूँ ना, क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से भाई बता दो, क्लियरली ऑडिबल विजिबल हूं मैं? आ रही है आवाज? ऑल गुड? ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रही है? सच सच बताना है, लेकिन ब्लैक स्क्रीन आ रही है? आ रही है। ओके, तो आवाज आ रही है और मैं दिखाई भी दे रही हूँ, ठीक है। और जिनके जिनके फोन में ब्लैक स्क्रीन आ रही है वो अपना फोन मतलब रिफ्रेश कर लो रिफ्रेश कर लो, फेंकना वेकना नहीं, मतलब मन से तो मेरे यही निकलने जा रहा था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, सो केस स्टडी आज हम पढ़ने वाले हैं। चैट्स प्राइवेट कर दो इनकी और मेरी तरफ वो कर देना। हाँ, तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी। देखो, बहुत सारे लोगों को ना इसमें बहुत डाउट रहता है। जैसे कि मैम ने आपसे बोला था कि हमारे देखो 3 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, है ना। कल हमने अपने 3rd चैप्टर भी पूरा खत्म कर लिया था। हम हर चैप्टर में टॉपिक वाइज, आउट ऑफ द टॉपिक, है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं ऑलरेडी क्लास में, है ना। जैसे कि हम टॉपिक वाइज हमेशा क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। हम एमसीक्यूज बहुत सारे लगाते हैं। इनफैक्ट हम एमसीक्यू की हेल्प से कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक भी जानने की हमेशा कोशिश करते हैं, है ना। तो ये सारे काम तो हम हमेशा करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम केस स्टडी क्वेश्चंस को थोड़ा कम सॉल्व करते हैं। अब उसका रीजन ये भी होता है, केस स्टडी हर टॉपिक से बन जाए ये जरूरी भी नहीं है ना। पर केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं? तो हमारे पास ना जब क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एक आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में, है ना। एक आपके में शॉर्ट आंसर होता है जो नियरली 1 to 3 मार्क्स का होता है ना। फिर आपके पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फिर आपके पास असर्शन रीजनिंग वही एमसीक्यू के साथ होता है। तो हम ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर चैप्टर के लगा चुके हैं, बट हमने केस स्टडी बहुत ज्यादा नहीं लगाया। अब केस स्टडी का सबसे मेन एक प्रॉब्लम होती है कि मैम सब तो ठीक है, केस स्टडी में हमें दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज कि केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। कितने लोग हैं जिनको केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है? वैसे मुझे पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आई रियली एडमिट दैट, है ना। मैं इसके लिए श्योर हूं। एक सेकेंड रुको, पहले मेरा ये स्लाइड चेंजर क्यों नहीं चल रहा है भाई? चल जाओ। किसको कर दिया? इसको तो वो अभी फिर रुक जाएगा, देखा। हाँ, तो फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। वो क्वेश्चन क्या आता है कि मैम सब तो ठीक है, पर केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे हैं, है ना। थोड़ा डिफिकल्टी आती है। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं मी एग्जैक्टली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है केस स्टडीज क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें डिफिकल्टी क्यों आती है? देखो, पहले आप थोड़ा सा आपने ये समझा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये बात तो पता है और आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि हम कई बार ऐसा बोलते हैं अगर ये थ्योरी गलत थी तो ये पढ़ाई क्यों जाती है। बहुत बार आपके मन में क्वेश्चन आता है, और अगर अभी नहीं भी आता है ज्यादा तो 11th-12th में और आने लगेगा आके कि यार ये इतनी सारी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इनमें से 4 तो लिमिटेशन थी इनमें, तो ये क्यों पढ़ रहे थे हम? पर उसको पढ़ाया जाता है क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को समझते हैं तभी हम सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम जानते हैं कि आखिर केस बेस्ड क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आती क्यों है। उसका रीजन ये होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते। माइट बी पॉसिबल केस बेस्ड का कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछा गया है, बट केस बेस्ड जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, है ना। ऑल्सो केस बेस्ड स्टडी में क्या होता है कि अगर आपको जो पैराग्राफ गिवन है आपने वो सही से रीड नहीं किया तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आंसर गलत करके आओगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आज और कल यानी कि इन 2 दिनों में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डायरेक्ट नहीं आते, क्योंकि डायरेक्ट वाले तो हम चैप्टर वाइज बहुत पढ़ चुके हैं भाई, हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, है ना। और अगर कोई कसर बचती भी है तो आपके पास एसीपी हो जाती है ना। तो एसीपी के भी हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो ऑलरेडी हम क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, विद टॉपिक विद रिविजन भी हो चुका है अभी हमारे पास 2 चैप्टर का, तो है ना, जो हमने लाइव लिया था, सब कुछ हो चुका है। पर क्वेश्चंस में हमको बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, और इसीलिए मैम ने कल आपको ये बात बोली भी थी कि हम अभी भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे एंड हम आगे आने वाले टाइम पे भी करेंगे, पर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज और कल 2 दिन ऐसे होने वाले हैं जब हम चैप्टर 1, 2, 3 जो हमारा ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक जो है, जो हमारा कोर्स है वो खत्म हो चुका है, बस एक चैप्टर छोड़ के, है ना। पर हम उस चैप्टर में क्या 100% श्योर है कि हमें सब कुछ आता है? तो अगर आप 90%, 95% फील कर रहे हो, या आप कितना भी परसेंट फील क्यों ना कर रहे हो, कुछ परसेंटेज आप यहां से उठा लो आज और कल वाले सेशन से, ठीक है। तो चलो भाई, तो यहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है कि हमें जो भी पैराग्राफ गिवन होगा
हमें उसे रीड करना है बहुत अच्छे से रीड करना है, और उसी के साथ साथ हमें उसे बहुत अच्छे से बेटा अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है आपके जो क्वेश्चंस गिवन है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उस केस स्टडी के, उन क्वेश्चंस को भी आपको बहुत अच्छे से रीड करना होता है, ठीक है। मतलब एक तो हमने केस स्टडी समझ ली जो केस गिवन है, फिर हमें जो उसके क्वेश्चंस गिवन है उसको ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। और ये करते करते आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। अब केस बेस्ड में बेटा दो टाइप के होते हैं, या तो आपको वो रिटन मतलब पैराग्राफ फॉर्म में, यानी कि आप जिसको बोलते हो कि यार ये ना हमारा सिंगल वर्ड में आंसर देने वाला होता है, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में। एक आपका एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है केस बेस्ड, मतलब केस दे दिया फिर कुछ एमसीक्यूज पूछ लिए उससे, ये भी पॉसिबल है। और दूसरा होता है अगेन कि वो पैराग्राफ वाला जो आता है जिसमें आपको लिखने होते हैं आंसर्स, ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। चलो, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन आज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये मेरी गारंटी है। चलो भाई हम थोड़े थोड़े समझना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का समझेंगे और चैप्टर नंबर 3। पहले हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर हम चैप्टर 2 करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, और कल हम क्या करेंगे, कल हम चैप्टर 1 और 2 वापस से समझेंगे। मतलब थर्ड वाला क्योंकि हम कल कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज कर लेंगे। सेकंड वाले चैप्टर के आज कुछ करेंगे और कल कुछ करेंगे, और फिर फर्स्ट चैप्टर के करेंगे, ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दो हाँ जी, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए हाँ जी। हाँ जी भाई, क्या हमारे सारे बच्चे रेडी हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए? कॉपी और पेन निकाल लेना, मेक श्योर आप लिखो इसे, मेक श्योर आप इसको नोट करो, क्वेश्चंस को समझो। भले ही आप पूरा केस बैठ के नहीं लिखो, ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं मिल रहा होगा, है ना, लेकिन आप समझो, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना जहां जहां आपको लगे कि यार यहाँ पे ना हमें कुछ सॉल्विंग यूज हो रही है। चलो भाई हाँ जी तो आ गए हमारे पास बहुत सारे हाँ जी भाई, तो तैयार है सारे बच्चे? क्या बात है, चलो ऑलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 1। मैं टोटल 10 केस स्टडी लेके आई हूँ आज, ठीक है। कल भी हम कुछ 10-15 करेंगे और इनको जोड़ के हम 25 to 30 ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली करेंगे 2 दिनों में, जो हमारे लिए थोड़े घुमा के आते होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले केस 1, अब ये चैप्टर नंबर 3 का है ना, पढ़ते हैं इसको। स्नेहा इज लर्निंग हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। स्नेहा है वो क्या समझ रही है, वो समझ रही है केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे। Her teacher explained that a chemical formula represents the elements in a compound. उसकी टीचर ने क्या बोला कि केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो केमिकल फॉर्मूला है, एंड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट में है। तो दो तरीके से इनकी टीचर ने दो तरीके से बताया कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। She also learned that the valency of ions must be balanced, ठीक है, व्हेन राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। इसको ये भी समझाया गया स्नेहा को कि जब आप ना फॉर्मूला लिख रहे हो तो जो वैलेंसी है दोनों आयंस की वो बैलेंस हो जानी चाहिए, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो Al2O3 होता है, लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ALO या Al3O2 तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, केस स्टडी हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन समझा देता है। केस समझ में आ गया, स्नेहा नाम की एक लड़की है वो समझ रही है केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उसकी टीचर ने 2 तरीके बताए केमिकल फॉर्मूले के, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप एक केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो दोनों साइड वैलेंसी जो है वो बैलेंस आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात हम समझ गए। फिर एक एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो Al2O3 होता है, लेकिन वो कभी भी ALO या Al3O2 नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 5 गिवन है, अब इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कितने? 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपको एक केस दिया था जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो उन दोनों एलिमेंट्स जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है विच इज एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, आपको बताना है इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है। तो ये तो इजी है ना, हम बता लेंगे भाई। एल्यूमिनियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, therefore valency of oxygen is, for aluminium the valency is 3 and for oxygen the valency is 2। I guess आप सभी को रीजन भी पता है भाई, हमें पता है एल्यूमिनियम क्या होता है 2,8,3। बेसिकली वी कैन से एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वो लूज करके स्टेबल हो सकता है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। भाई सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना, सबको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक। तो कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है ना। तो इस तरीके से हमने वैलेंसी लिख दी। चलो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला रिटन एज Al2O3 एंड नॉट ALO, सॉरी वाई। आखिर जो फॉर्मूला है, आपको एक सेंटेंस लास्ट में दिया गया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप Al2O3 बोलोगे, पर आप इसे ALO या फिर Al3O2 नहीं बोलोगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन यही है कि आपसे ऐसा क्यों बोला गया होगा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो ALO या Al3O2 नहीं है। तो आप यहाँ पे प्रूफ करो इसको। तो हमें पता है केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देखो भाई,
अगर मैं इसकी बात करूं तो मैम एल्यूमिनियम लिखा होगा, मैं इसको ना यहां लिखती हूं साइड में। मैम एक एल्यूमिनियम होगा और एक ऑक्साइड होगा। एल्यूमिनियम +3 होता है, ऑक्साइड -2 होता है। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। तो Al में 2 आएगा एंड ऑक्सीजन में 3 आएगा, ठीक है। तो ALO नहीं हो सकता, Al2O3 होगा हमेशा। बोलो भाई आया कि नहीं आया? ये Al2O3 होगा, ALO नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, that of oxygen is 2, so when we crisscross, when we cross multiply them, we obtain या we get Al2O3 and not ALO, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। क्लियर लिखते जाना, ठीक है। इस वाले केस स्टडी के बाद क्लियर लिखना है, जब ये हो जाएगा बता दूंगी मैं कब लिखना है। नाउ आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। देखो केस स्टडी में यही होता है, केस स्टडी इज नथिंग, केस स्टडी इज नथिंग, बट होता क्या है इसमें? इसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने भी आप पढ़ते हो ना बेटा, उसी का ये मिक्सचर होता है। मतलब आपको इसमें एमसीक्यू भी मिलेगा, मतलब आपने एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इनको अच्छे से पढ़ लिया ना बहुत सारा, समझ लो आपने केस स्टडी पढ़ ली पूरी। दिस इज एक्चुअली केस स्टडी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। क्या बात है यार, आंसर आने स्टार्ट भी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बताना था? नंबर ऑफ एटम्स एक फॉर्मूला यूनिट में कितने हैं? फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला है क्या पहले तो मैम? इट इज Al2O3, है ना। इसमें मैम 2 एल्यूमिनियम है एंड 3 ऑक्सीजन है ना। यानी कि ओवरऑल 5 एटम्स है इस पूरे फॉर्मूला यूनिट में, है ना। इस पूरे में ओवरऑल 5 एटम्स प्रेजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी सबने करेक्ट आंसर दिया है, क्या बात है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बोलो कुछ याद आ रहा है? कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कल हमने कहीं पे तो देखा था, कहाँ देखा था? याद है किसी को? कैल्शियम फॉस्फेट कल किस क्वेश्चन में आया था? असर्शन रीजन में आया था कैल्शियम फॉस्फेट। किसी को याद आया? कल असर्शन रीजन जब हम पढ़ रहे थे ना, तो कैल्शियम फॉस्फेट से रिलेटेड एक कहानी आई थी। खैर उसमें वो असर्शन गलत लिखा हुआ था, पर हमने बाद में उसका फॉर्मूला निकाला था, है ना। तो बोले इसका फॉर्मूला बताओ। चलो भाई बता देते हैं, बता देते हैं भाई साहब का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट PO4। कैल्शियम +2 होता है बेटा, फॉस्फेट -3 होता है। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, क्या हो जाएगा मैम? Ca पे 3 आएगा और PO4 में 2 आएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो एग्जामिनर तुम्हारे नंबर को काट देगा, तो यहां से हम होल ट्वाइस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, ठीक है। एग्जैक्टली, तो Ca3PO4 ट्वाइस, तो हम ये भी लिख लेंगे। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे? स्टेट 1 रूल फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। एक रूल बताइए जो आप केमिकल फॉर्मूले को लिखते टाइम यूज करते हो। वैसे एक रूल मुझे यहीं पे दिख गया था जो उसकी टीचर ने समझाया था, ये देखो। She also learned that the valency of the ions must be balanced when writing in a formula। तो वही आप लिख देना कि जो वैलेंसी होती है एनायन और कैटायन की, वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये एक इसका रूल होता है। चलो भाई बताओ किसे किसे ये वाला क्लियर हुआ? देखो यही सारे आंसर्स लिखे, Al2O3 में आंसर भी लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे +3 और O में -2 होता है, ये भी हमने बता दिया। 5 एटम्स होते हैं, हमने बता दिया। Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है, हमने बता दिया। और एक रूल की अगर मैं बात करूंगी तो जो चार्ज या बैलेंसी होता है आयंस का, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ये भी हमने बता दिया। चलो भाई इन द चैट बॉक्स, क्या हमें फर्स्ट केस स्टडी क्लियर हुई? बताओ। और चैट रेट तुमको पता है, थोड़ा सा बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छे से समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और करते हैं। अब देखो यार एक बात मैं आपको और बताती हूँ, केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप कभी बहुत रेयर चांसेस होता है आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई क्या बना के देगा, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी घुमा के उसे केस स्टडी के फॉर्म में रख देते हो, जैसा कि एग्जाम में होता है ना। तो आप अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रख रहे हो ना, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, है ना। बस उसमें एक अगर आप बोलो पॉलिश करने की जो जरूरत होती है, वो होती है कि मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले ही करके जाओ, बस यही तरीका होता है, ठीक है। चलो भाई वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे क्लियर आ गए, बाप रे बाप रे, आगे बढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी 2। Ravi performed an experiment in a lab where hydrogen and oxygen combined to form water। रवि ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके एक्सपेरिमेंट में उसने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने कंबाइन किया तो मुझे मिला वाटर। क्या किया रवि ने? एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और वाटर बन गया, ठीक है। He found that 2 grams of hydrogen combined with 16 ग्राम of oxygen। 2 ग्राम जब उसने हाइड्रोजन लिया
तो वो कंबाइन कर रहा था 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और इससे आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा था, 18 ग्राम ऑफ H2O हमें मिल रहा था इससे। Later, he repeated the experiment using different sources of hydrogen and oxygen, but still obtained the same ratio. अब उसने क्या किया, उसने ये रेशियो, जैसे यहाँ पे 2:16 लिया है ना, इसको चेंज किया, इस रेशियो को चेंज किया, पर चेंज करने पे भी हमें जो रिजल्ट मिल रहा था, रिजल्ट वॉज सेम। ठीक है, अब इस एक लाइन से आप कुछ चीजें तो दिमाग में तुरंत बिना आगे के क्वेश्चंस पढ़े पता चल गया होगा, यहाँ पे कोई लॉ की बात हो रही होगी, उस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले हमें केस को बहुत अच्छे से सुनना होता है या पढ़ना होता है और समझना होता है। ठीक है, तो जब आप केस को अच्छे से समझ जाओगे ना, फिर आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात, एक तो हिंट तुम्हारे लिए बहुत इनफ हो गया होगा यहाँ पे, है ना। जैसे पिछले वाले में हम वैलेंसी समझ गए थे देखते ही, जब उसने बोला ना कि Al2O3 क्यों है, ALO और या फिर Al3O2 क्यों नहीं है, तो हम तुरंत समझ गए थे कुछ वैलेंसी से रिलेटेड बोलने वाला है ना। जैसे यहाँ पे भी आपको कुछ तो दिमाग में आ गया, क्या बात है, नव्या ने आगे सबसे पहले हमें बताया है, वेरी गुड। तो हम सब समझ गए यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कुछ बात होने वाली है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। 1, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। कौन सा लॉ, पहले ही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा लॉ इस क्वेश्चन में बात हो रही होगी। कौन से लॉ की बात हो रही है, सभी ने बता भी दिया है मैम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हु प्रपोज्ड दिस लॉ, क्या हमने पढ़ा था, बताओ यार चैट बॉक्स में, ये लॉ किसने दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, इन द चैट बॉक्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डेफिनेट भी बोल सकते हैं ना, बट इसको दिया किसने था, वाटर 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 वाटर, अभी वाटर कुछ नहीं आया वाटर से रिलेटेड। और बताओ, ठीक है, एक आंसर करेक्ट आया, वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स करेक्ट आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको दिया था प्राउस्ट जी ने, जोसेफ प्राउस्ट पूरा नाम था, डाल्टन नहीं होगा। 2-3 लोग पता नहीं क्यों डाल्टन लिख रहे हैं, पिट जाओगे तुम लोग। कौन सा लॉ दे दिया भाई, डाल्टन नहीं वाला, इट वाज जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है बाय मास, जो पानी में होता है। क्या होता है, 100 बार हम ये बात बोलते हैं क्लास में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर H2O बना रहा है, तो यहाँ पे ये H2 फॉर्म में और ऑक्सीजन 1 फॉर्म में। हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, और 2 बार हाइड्रोजन है तो 2, ऐसे समझो इसको। अगर नहीं समझ में आता मैं ऐसे समझाती हूँ, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन आपको निकालना है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, याद है, पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स होता है, तो 1 into 2 करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 2/16, या फिर 1:8। ठीक है, तो इसका रेशियो या तो आप 2:16 लिख दो, या तो 1:8 डायरेक्ट लिख के आना। ठीक है, तो 1:8 के रेशियो में ये होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो मैम आपको ऑलमोस्ट हर क्लास में बार बार खुद से ही बोल रही होती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन दिस लॉ इन 1 सेंटेंस। कर लेंगे, कल भी हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, शॉर्ट आंसर टाइप में। इस लॉ को एक सेंटेंस में बताना है, कैसे बता सकते हैं मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्स सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं बाय प्रोपोर्शन इन देयर मास, मास में, है ना, इन अ गिवन कंपाउंड, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स दे हैव बीन ऑब्टेन्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे कहां से लेके आ रहे हो, पानी हमको आरओ का लाके दिया हो, या नदी का लाके दिया हो, या हैंडपंप का लाके कोई दे दे, हम पानी को H2O ही बोलते हैं। तो उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बाय मास, the ratio of elements present in a compound by mass is always same, always remain constant, है ना, no matter from which source it has been derived या obtained। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से लेके आ रहे हो, वो हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो ये भी सबको याद रहेगा, क्लियरली याद रहेगा, परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या है, डज द लॉ होल्ड ट्रू फॉर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक रिवर और रेन। वाई, क्या ये आप, अगर ये जो लॉ है, क्या ये उस पर भी डिपेंड करेगा, क्या ये उसमें भी सच होगा अगर हम पानी को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ले आए, जैसे कि नदी हो गई, जैसे कि बारिश हो गई, और अगर ऐसा है तो क्यों है। आंसर इज यस, पहले तो आंसर इज यस, यस, ये लॉ इसके बारे में बताता है हमें कि यार आप डिफरेंट सोर्सेज से भी लेके आओगे तो भी ये चीजें सही रहेंगी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं वाई का भी आंसर दे दो भाई, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, एलिमेंट्स present in the water both in river and rain are same,
है ना, H2O विल रिमेन H2O ओनली 1:8 के रेशियो में। तो कोई भी सोर्स से ले आओ क्योंकि उसके एलिमेंट सेम है तो वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ भाई, तो देखो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। केमिकल कंपाउंड मैंने बताया ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास नो मैटर विच सोर्स इट हैज बीन प्रिपेयर्ड या डेराइव्ड या ऑब्टेन्ड, है ना। तो डज दिस लॉ? यस, बिकॉज वाटर ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो एज आई सेड 1:8 में ही रहेगा, नो मैटर वो कहां से आ रहा है। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर? क्या हमें दूसरा केस समझ में आया? इन द चैट बॉक्स क्या हमें केस नंबर 2 समझ में आया? अच्छे समझ में आया? केस पढ़ना है, क्वेश्चंस को देखना है और फिर उसका आंसर देना है। बोलो क्लियर, यस और नो? पक्का वाला आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। माही को क्या समझ नहीं आ रहा? माही बता दो बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा? माही सिंह नॉट क्लियर मैम, बता दो माही। बाकी सबका क्लियर आ गया मेरे पास ऑलमोस्ट, बहुत ही तेजी से। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है तो पूछते चलना साथ में, ठीक है भाई? बहुत ज्यादा तेज चैट रेट हो चुका है, चैट रेट तुम्हारा बहुत तेज हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। चलो ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे आ जाए। चलो चलो केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, केस नंबर 3, the knowledge of the valencies of various radicals help us to write the formula of a chemical compound। भाई जो हम वैलेंसीज पढ़ते हैं डिफरेंट रेडिकल्स की, एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, है ना, हम बहुत सारी पढ़ते हैं, तो वो हमें एक केमिकल कंपाउंड डेराइव करने में हेल्प करता है। क्लियर है? वेरी गुड। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, हो गया क्लियर, समझ गई मैं। ठीक है, दूसरे में आ जाओ। नेक्स्ट, तो बहुत सारे रेडिकल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट, बहुत सारी चीजों के हम ना वैलेंसीज पढ़ रहे होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह की, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि यार ये ना हमको हेल्प करता है केमिकल फॉर्मूला लिखने में। ठीक है, ओके। नाउ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द नेगेटिव आयन। ये भी हमको पता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास आयन्स है उनका चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तभी आप एक केमिकल फॉर्मूला लिख पाते हो, है ना। यस मैम, तो ये यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस फॉर्म में होता है। Therefore, in writing the formula of a compound, जो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ये एडजस्ट कुछ इस तरीके से किए जाते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना हम नेगेटिव बनाते हैं इक्वल फॉर्म में, है ना। यस मैम, देयर इज अनदर सिंपल मेथड फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक और तरीका होता है, बोल रहे हैं क्या तरीका है? In this method, the valencies of positive और negative ions can be crossed over the subscript। ये भी हमको पता है भाई, या तो वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दो, या तो किसी को कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसके बेसिस पे लिख दो, बात तो एक ही है ना। ओवरऑल चार्जेस टू फाइंड नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर्ड इक्वलाइज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बताया गया है? एक केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया गया है हर बार, है ना। इसमें हर एक स्टेटमेंट जो लिखा है, हर एक लाइन जो लिखी है, उसमें सिर्फ एक ही बात, मतलब इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है, और वो है केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, एक केमिकल फॉर्मूला लिखने का केवल तरीका बताया। मैम व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल जैसे बेटा NO3- आप लिख रहे हो, है ना, NO3-, तो ये सारे रेडिकल्स होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के फॉर्म में, जो आपको नेगेटिव आयंस है वो रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है, चलो, तो भाई इतनी बड़ी चीज है और हमें केमिकल फॉर्मूला समझाया जा रहा है। अब हम तुरंत से समझ गए केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एलिमेंट X हैज वैलेंसी 3 एंड Y हैज वैलेंसी 2। ठीक है, दो एलिमेंट्स हमारे पास, एक X है और एक Y है। बेटा इसको ना थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं X और Y वाले, और इसमें आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं। आप ये मान के चलो इस चैप्टर में जो आप केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हो ना, आपको सिर्फ 9th में नहीं, ऑफकोर्स CBSE में तो 10th में इतना फोकस नहीं इस टॉपिक पे करते हैं, बट ICSE वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें तो इसके बहुत भरपूर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में कि X है एक Y है, बताओ क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या कंपाउंड बना रहे हैं, कौन सा कंपाउंड है, आयनिक है या फिर क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट है। इवन CBSE में भी आप पूछने लगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी हमें X और Y करके कोई कंपाउंड की बात करेगा तो हम समझ सकते हैं उसको कैसे, क्योंकि हम 9th में वो चीज पढ़ के जाते हैं। समझा? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं, तो वो आप 9th में पढ़ के जाते हो। ठीक है, तो आपको 10th 11th में हेल्पफुल होता है। 10th में मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने बोला एक X है एक Y है, X की वैलेंसी 3 बता दिए, Y की वैलेंसी 2 बता दिए। अब बोल रहे थे एलिमेंट्स X एंड Y आर मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पेक्टिवली, क्या होने चाहिए X और Y? चलो देखते हैं। X कितना है? 3। क्या कॉपर में बेटा 3 होता है चार्ज? कॉपर तो 3 नहीं होता मैम, तो A तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। B देखो, क्या सल्फर में 3 होता है? नो मैम। क्या फॉस्फोरस में 3 होता है? नो मैम। फॉस्फोरस क्या होता है? 2, 8, 5। तो फॉस्फोरस 15 होता है ना, 2, 8, 5। और नाइट्रोजन क्या होता है?
नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस हो सकता है ना, रुको, फास्फोरस हो सकता है, फास्फोरस में 3 हो सकता है, और नाइट्रोजन क्या होता है 2,5, तो नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, फास्फोरस को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो हमारे सी और डी में से कोई ऑप्शन है। पर हमें एक और चीज तो गिवन है कि Y की वैल्यू 2 है, क्या फ्लोरीन 2 होता है? नो मैम, फ्लोरीन 2 नहीं होता, और फ्लोरीन 2 नहीं होता वैलेंसी, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। आयरन 2 होता है, यस मैम, आयरन +2 और +3 दोनों हो सकता है, तो आयरन जो है हमारा वो होता है +2, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बोलो ये किसे किसे आया, एक बार फिर से, चलो फिर से एक बार फिर से। उसने बोला कि यार देखो आपने अभी इतनी देर में कुछ पैराग्राफ पढ़ा, हमने बोला क्या पढ़ा पैराग्राफ में, थोड़ा सा भूल गए मैम, वापस से बता दो। चलो एक बार और बताते हैं। बेसिकली यहाँ पे केवल और केवल आपको नॉलेज दी जा रही है अबाउट वैलेंसीज एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। वैलेंसी बता दी तो केमिकल फॉर्मूला तुम निकाल लोगे, यही सब पूरा ले देके पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया पहला, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना 2 चीजें, एक एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है, मतलब जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, कुछ नहीं बताया। उसने बोला एक एक्स है एक वाई है, पर उसने एक हिंट दे दिया, एक्स की वैलेंसी 3 है, वाई की वैलेंसी 2 है, ठीक है ना। ये बताने के बाद उन्होंने बोला है कि एक्स और वाई है क्या, तो हमें इन सब में से ढूंढना है एक्स क्या है वाई क्या है। तो इन सभी में से पहले आप देखो एक्स में 3 वैलेंसी, यानी कि इनमें से किसकी वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी हमने लर्न कर लिया है, यस मैम। कॉपर की वैलेंसी 3 होती है क्या कभी? कॉपर की वैलेंसी क्या होती है +1 +2। सल्फर की वैलेंसी 3 होती है, सल्फर क्या होता है 16, इसकी वैलेंसी होती है बेटा 2, है ना। फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, हाँ फास्फोरस की होती है, और नाइट्रोजन दोनों की वैलेंसी 3 होती है। पर उसने बोलता है वाई की वैलेंसी 2 है, तो इनमें वाई की वैलेंसी अब देखो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो फ्लोरीन की वैलेंसी तो हमेशा -1 होती है ना, 1 मतलब जिसको आप बोलोगे, है ना। और आयरन की वैलेंसी 2 हो सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अभी आया पक्का वाला आया। वैलेंसी याद ही नहीं हो रही मैम, यार वैलेंसी तो याद हो जाएगी, क्यों नहीं हो रही है, वैलेंसी तो याद करनी पड़ेगी। देयर इज नो इफ बट एंड सो ऑन। मैम ने आपको जो बताया था, जिस तरीके से बताया, अगर वैलेंसी नहीं भी याद होती तो आप लोग इतना यार वैलेंसी को दिमाग में सर पे क्यों चढ़ाते हो। जितने लोगों को वैलेंसी नहीं याद हो रही, वैलेंसी याद करने की तरीका भी तो बताया था। वैलेंसी होता क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन या लूज कर रहा है, उसके बेसिस पे आप उसका चार्ज निकालते हो और वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना वैलेंसी, कंबाइन करने की कैपेसिटी। जैसे सुनो, क्लोरीन की वैलेंसी मुझे तो नहीं याद है, तो हम निकाल तो सकते हैं क्योंकि हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है। क्लोरीन बेटा 17 होता है, 17, तो ये होता है 2,8,7, ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो उसने इतनी बड़ी कहानी बताई थी मल्होत्रा जी के बेटे की, याद नहीं है तुम्हें। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव चार्ज लाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो गेन करता है उसमें माइनस होता है, और 1 गेन करेगा तो माइनस का 1 आएगा इस पे। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 आती है, ठीक है। तो आपको वैलेंसी, तो वैलेंसी इज मैंडेटरी, वैलेंसी केवल एज आई सेड इस चैप्टर के लिए या कहीं और के लिए नहीं है, पूरे लाइफ टाइम आपको याद रखनी है वैलेंसी। और आप अगर 2 बार भी रीड कर लोगे ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर करके याद कराया था, उसके बाद अगर आप 2 बार रीड कर लोगे आपको वैलेंसी याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैंने इसलिए इतनी बार रिपीट किया था, लिखा था बोर्ड में, हाँ बाइफरकेट भी कर दिया था, +1 किसकी है, +2 किसकी है, माइनस किसकी है, उससे बहुत इजीली आपकी याद हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो इसकी आपको अभी इतनी जरूरत है नहीं, आपको मेन तो वैलेंसी याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ, फिर तुम बोलोगे, फिर तुम अभी नई चीज पूछने लग जाओगे। इस पेज को हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जिसको जिसको याद नहीं होगा ना उसको समझ ही नहीं आएगा वो वाला पेज, तो उसको हटा दो। फिलहाल आपको वैलेंसी के बेसिस पे यहाँ पे चलना है, ठीक है। चलो, तो वैलेंसी आप उसके बेसिस पे याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप बताओगे मुझे इसका आंसर आप लोग से चाहिए चैट बॉक्स में, बहुत फटाफट वाला। सुनना, फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज दिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एज आई सेड 10th में ऐसे XY वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ एलिमेंट एक्स विल बी, और मुझे देखना है इसका आंसर कौन कौन कर पा रहा है। अगर आप ये आंसर कर ले रहे हो ना, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये मान लो आप एक्स और वाई वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो भी इस चैप्टर से आते हैं। बताओ, ABCD 4 ऑप्शन है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है मैम। व्हाट इज सबस्क्रिप्ट? सबस्क्रिप्ट बेटा ये जो नीचे वैल्यू लगी होती है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, नीचे वाली वैल्यू। जैसे कि AL में 2 सबस्क्रिप्ट है, O में 3 सबस्क्रिप्ट है, दिस इज सबस्क्रिप्ट, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू। ओके ओके, B आ रहे हैं और D आ रहे हैं, B और D में बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है।
ए भी कुछ आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मैं जितना चैट रेट के हिसाब से समझ पा रही हूँ, जितना मैं चैट्स के अकॉर्डिंग समझ पा रही हूँ, मुझे लग रहा है 20 to 30% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा, मैक्सिमम, है ना। मतलब मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, बहुत ज्यादा, इससे कम में 30 से तो कम है पक्का, फॉर श्योर। ठीक है, चलो ऑलराइट, चलो देखते हैं इसका आंसर। अब इसका मतलब आपको ये समझ में आया ही नहीं, पर अभी समझ लो, अभी समझ लो। नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझ लो। एज आई सेड, कोई कंपटीशन देने नहीं आए हो क्लास में, सिर्फ समझने आओ, समझ लो। दैट इज द ओनली थिंग। अगर आपने कर लिया तो आपके एग्जाम में मार्क्स आ गए। सुनना मेरी बात ध्यान से। वो बोल रहे हैं यार सुनो, मैं ना तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूं सल्फेट का। एक्स एक एलिमेंट है, उसके साथ सल्फेट लगा है, तो एक एलिमेंट एक्स है, हमें नहीं बताया उसने एक्स क्या है, उसके साथ सल्फेट लगा है SO4। अब देखो उसने क्या बोला कि ये दोनों मिलके बना रहे हैं X2SO4 थ्राइस। सुनो, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, X2SO4 होल थ्राइस। बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझो। ये मिलके बना रहे हैं X2SO4 होल थ्राइस। इससे पहले बताओ मुझे तुम मतलब क्या समझते हो उस आंसर से। ये आपको गिवन है कि ये दोनों मिलके, ये सल्फेट और X मिलके ये बना रहे हैं, पर आप इससे समझे क्या? आप खुद से सोचो बेटा, X में 2 और SO4 में 3 कैसे आया होगा क्रिस क्रॉस करके। मतलब मैं इससे ये चीज बोल सकती हूँ कि इनिशियली SO4 X में 2 लगा है, तो मतलब X के नीचे 2 लगा दूं। ये किसको किसको लगता है बताओ? ये लगता है, चलो मैं ही आंसर देती हूँ, ये नहीं हो सकता। क्रिस क्रॉस किया गया होगा, यानी कि X पे कुछ चार्ज होगा और SO4 पे कुछ चार्ज होगा। आई गेस आप हिंट से समझोगे, मैंने कुछ कुछ जो बोला है। X में जो चार्ज है वो 3 होगा, SO4 का चार्ज 2 रहा होगा, तभी तो जब इसे क्रिस क्रॉस किया होगा मैंने, तो X में 2 आया होगा और SO4 में होल में थ्राइस आया होगा। ये समझो पहले, ये पूरा मेन चीज है पूरे कॉन्सेप्ट की। ये X2SO4 होल थ्राइस आया कैसे होगा? ये जो आपके पास लिखा है कि X सल्फेट के साथ मिला तो उसने X2SO4 होल थ्राइस बनाया, पर ये X2SO4 होल थ्राइस आया कहां से होगा? हमने पढ़ा है कि जो भी चार्ज होता है वो क्रिस क्रॉस हो जाता है व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, है ना। मतलब इनिशियली X में कोई 3 चार्ज रहा, वैलेंसी रही होगी, और SO4 में 2 वैलेंसी रही होगी। तो जब मैंने आपको पता है, अभी भी आप सब गलत आंसर दे रहे हो तो रुक जाओ, आंसर मत दो, ठीक है। X में 2 आएगा मैम, SO4 में 3 आएगा, तो X2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा ये, ठीक है। अब सुनिए, अब वो बोल रहा है इस X का फॉर्मूला मुझे किसके साथ, नाइट्राइड के साथ बताओ। चलो, यहां से पहले सेंटेंस से मैम ने कंक्लूड क्या किया, जो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए था, पर बहुत सारे बच्चों को आया ही नहीं। इस पहले सेंटेंस से हमने एक चीज कंक्लूड कर ली, वो क्या है? वो है मैम कि वैलेंसी ऑफ X मैंने निकाल ली यहां से एज 3। ये मेन कहानी थी पूरी। आपने पहले सेंटेंस से X की वैलेंसी निकाल ली। अब इसको नाइट्राइड के साथ जोड़ो, अब इसको नाइट्राइड के साथ जोड़ो, तो X और नाइट्राइड क्या होता है, यहां पे करती हूं मैं, हाँ, X विद नाइट्राइड। अब हमारे X भाई साहब नाइट्राइड के साथ आएंगे। नाइट्राइड की वैलेंसी क्या होती है, नाइट्राइड -3। X की हमने क्या निकाली, 3। अब इसे क्रिस क्रॉस करो, इसकी 2 पी इसके सर, इसकी 2 पी इसके सर, X3N3। नहीं, अगर दोनों सेम वैल्यू है तो मैम क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगी, तो XN विल बी द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने डी लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द, मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा % बच्चों ने डी लिखा है, फिर कुछ बच्चों ने ए लिखा है, फिर कुछ बच्चों ने बी लिखा है। मतलब बहुत रेयर आंसर सी के आए हैं, बट द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको आपकी भाषा में समझाती हूँ। रुको, तुम्हें अगर इस भाषा समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ। तुम लोग बोल रहे हो X2N3, चलो कर लेते हैं, X2N3। थोड़ा इमेजिन करो X2N3 बना कैसे होगा। मैम X होगा, N होगा, अगर मैम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी टोपी इसके सर गई होगी, मतलब मैम नाइट्रोजन में 2 होगा वैलेंसी, और इसकी टोपी इसके सर, यानी कि 3 आई होगी वैलेंसी। लेकिन नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्राइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइड के फॉर्म में जो लिखा है वो तो 3 होता है। नाइट्राइड इज 3, N3, N-3 होता है। नाइट्राइड होता क्या है, N-3 होता है नाइट्राइड। तो ये 2 कैसे आ गया? तो अगर आप अपनी भाषा में भी समझोगे तो आप इसको खुद से लिख के देख लो। कभी भी आपको इस क्वेश्चन में X और Y वाले जो क्वेश्चन आता है ना, और आपको लगे यार हमने कर दिया, क्या पता सही हो ना हो, तो आप चेक कर लो उसको। आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी टिक किया, उसको जरा लिख के देखो, और उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख के देखो, क्या वो मैच हो रही है जो आप सोच रहे हो उससे। समझ रहे हो, क्या वो मैच हो रही है, वो नहीं मैच हो रही है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज, कोई कह रहा है मैम वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। बाकी इसको बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया लेक्चर 3 में, वहां पे जाके देखो, ठीक है। हाँ, गांव बस गया बोल रहे हो कि गांव का नाम क्या है? कैसी कैसी बातें करते हो, बोलो। आया? चलो भाई, ये क्वेश्चन आया समझ में? मैं एक बार और रिपीट करती हूँ इसको, ठीक है। एक हमें बोल रहा है कि यार हमने ना तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया सल्फेट के साथ एक्स का फॉर्मूला दे दिया, मतलब इसी एक लाइन से आप समझ जाओगे कि एक्स की वैलेंसी क्या है। आप निकाल के देख लो, हमने एक्स और SO4 रखा, उसने जो फॉर्मूला दिया उसके हिसाब से एक्स के नीचे 2 आ रहा है, मतलब सल्फेट में 2 रखा होगा, और SO4 में 3 आ रहा है, मतलब एक्स में 3 रखा होगा। जब क्रिस क्रॉस होगा तभी आएगा, मतलब यहां से मुझे ये मिल गया, ये आपने कंक्लूड कर लिया इससे कि एक्स में जो वैलेंसी है वो 3 है। अब बोल रहा है चलो नाइट्राइट के साथ बताओ, हमें पता है एक्स की वैलेंसी 3 है, नाइट्राइट की भी 3 होती है, कैंसिल आउट होके XN बन जाएगा। ये अभी आया अच्छे से? आई होप सो आया होगा, चौथी बार रिपीट कर दिया है, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे आ गया, बहुत सारे आंसर्स भी आ गए मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज X3Y, द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट X एंड Y विल बी रिस्पेक्टिवली। यार अब आंसर बताओ, और मुझे नहीं लगता अब गलत होगा क्योंकि X और Y आप समझ गए हो। बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज X3Y, कंपाउंड का फॉर्मूला, कोई एक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला X3Y रख दिया उसने, तो वो बोल रहे हैं आप उनको बताइए कि X की वैलेंसी क्या होगी और Y की वैलेंसी क्या होगी। ये आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा है, जिसके हमने कल डाउट सॉल्विंग में क्वेश्चंस भी कराए थे। तो चलो अब तो तुम समझ ही गए यार, इसकी टोपी उसके सर गई होगी, उसकी टोपी इसके सर गई होगी, तो दोनों में क्या क्या आंसर आएगा? पक्का ए, बहुत सारे ए आ गए मेरे पास, 7 करोड़, वेरी गुड वेरी गुड, अभी आंसर्स करेक्ट है। अब थोड़ा तुम लोग क्या पहले दिमाग घर पे रख के आए थे क्या? वेरी गुड, अब सभी का आंसर करेक्ट है ना मैम। X3Y का मतलब है इसकी टोपी इसके सर गई होगी। मैम अगर X में 3 है मतलब ये Y की वैलेंसी दिखा रहा होगा, और Y में कुछ नहीं है मतलब ये 1 दिखा रहा होगा, तभी तो ये क्रिस क्रॉस होके आया होगा। तो X का वैलेंसी आ गई 1 और Y की वैलेंसी आ गई 3। सो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो, हमारी क्लास का मोटिव जो है वो थोड़ा सक्सीड होते हुए मुझे दिख रहा है ना। मतलब हम यहाँ कॉम्पिटिशन के लिए तो आए नहीं थे, हम बेसिकली अपनी गलतियों से बस सीखने आए यहाँ पे, ठीक है। फाइनली, क्या बात है, क्या बात है, मतलब बात क्या है? हाँ, पहले क्या जब तक तुमको डांट नहीं पड़ती या सुनाया नहीं जाता है तो तुम सुधरते नहीं हो क्या? हाँ, धीरे धीरे मैं तुम लोग के यूज्ड टू हो जाऊंगी, ठीक है। फिर तुम नेक्स्ट बार जब मुझे मिलोगे ना, फिर तुम देखना तुम्हारी क्लास में बीटअप सेशन रखना पड़ेगा, फिर मीटअप सेशन नहीं बीटअप सेशन होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो, अब सबने ऑलमोस्ट अब सबने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आंसर्स लिखे थे हमने, बता ही दिए, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस भी बेसिकली लिखे हुए हैं कि अगर आप बाद में जो आपको PDF मिलेगी उससे पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो देख के, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट केस क्वेश्चन। चलो भाई, 4th केस स्टडी आ गई हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर is composed of small particles called atoms which can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। तो यहाँ पे डाल्टन का एक लॉ दे दिया गया है कि उन्होंने मैटर के बारे में हमें कुछ बताया था कि चाहे वो एटम हो चाहे कुछ हो, वो मैटर में आता है और उसके साथ साथ एटम को तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये भी समझा दिया, ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें पता है डाल्टन ने अपने कुछ लॉ दिए थे, टोटल 6 लॉ के आसपास हमने पढ़े थे, मतलब डाल्टन का एक जो लॉ था उसमें 6 पॉइंटर्स आपने पढ़े थे, पोस्टुलेट्स के नाम से जो हम पढ़ रहे थे ना। तो उसमें से 2 थे जिनमें से आपने 2 क्या निकाल लिए थे, लॉ भी निकाल लिए थे। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। यस मैम, he used this theory to explain the law of conservation of masses and the law of constant proportions, as I said, and the law of multiple proportions based on various postulates of the theory. Dalton was the first scientist to use the symbol for the element। अब सिंबल पे आगे देखो आप समझ रहे हो, 2-3 बातें बोल रहे हो, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस। नाम का मतलब समझो, कोई केस दिया उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता है वो, है ना। ये भी आपका चैप्टर 3 बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। Since when he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of the element, ठीक है। तो ये कुछ केस गिवन है, कुछ सिचुएशन काइंड ऑफ हमें गिवन है कि यार ये ना एक मैटर हो गया, ये मैटर की तुमको वो लाके दे दी गई रिपोर्ट कि यही है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये MCQ बेस्ड केस क्वेश्चन है। देखो ये केस बेस्ड स्टडी जो है, केस बेस्ड स्टडी 4 जो हम पढ़ रहे हैं वो देखो MCQ के फॉर्म में है ना। Which postulate of Dalton's atomic theory
इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कहने को तो ये केस बेस्ड है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम केस बेस्ड आपने नहीं कराया, बट अगर आपको याद हो हम ये एमसीक्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट। हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था ना, फर्स्ट डे पे आई गेस पढ़ा था ये, उसी दिन मैंने इसके एमसीक्यू में ये ऐसा एक क्वेश्चन कराया था। बताओ भाई, विच पॉस्टुलेट, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पॉस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना होगा। ऑप्शन ए, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन बी, each element is composed of extremely small particle called atom. All the atoms of a given element are identical. During a chemical combination, atoms of different elements combine to simple ratio. बेटा चारों postulates given है, चारों सही है डाल्टन के, लेकिन वो बोल रहा है इनमें से कौन सा वो postulate है जो law of conservation of mass में help कर दिया। Very good, very good. Majority ने correct answer दिया अगेन, correct option is option A, है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, और यही हमें डाल्टन के पोस्टुलेट में देखने को भी मिला था। क्वेश्चन 2, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आ गया लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। चलो भाई बता दो। ऑप्शन ए, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन बी, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग फिक्स्ड मास एंड द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज आल्सो फिक्स्ड। Different elements have different kind of atoms. Option D, atoms are of various kinds. बताओ भाई, बताओ, मुझे लगता है तुम लोग ये भी बता लोगे। बी पक्का, पक्का लॉक किया जाए, बहुत सारे बी आ गए मेरे पास। पक्का 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 पक्का, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। हाँ भाई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली बात है तो भाई एक्सप्लेन कर दी गई है, परफेक्ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट whether in the form of marble or chalk is decomposed 56 gram of calcium oxide, 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide। 56 ग्राम है कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम है, ठीक है, एंड 44 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर फॉर्म्ड इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम है तो उसमें बोल रहे हैं 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया। जब आप इसको जोड़ोगे बेटा तो ये कितना आएगा, 100 ग्राम्स आ जाएगा, है ना। यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमने देखा वो हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर आ गया। और ये हमसे कौन बताता है मैम, ये हमको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। क्लियर, परफेक्टली क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई कौन सा आंसर है, बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड इन 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन है, कैल्शियम 5 ग्राम है बेटा, ऑक्सीजन 2 ग्राम है, 2 ग्राम दिया है तुमको ऑक्सीजन, है ना। नाउ 7 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बना जो कि 7 ग्राम है। नाउ व्हेन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड, 5 ग्राम कैल्शियम को अगर जला दिया गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो कि 20 ग्राम लिया गया है इस बार, देन ऑल्सो 7 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तब भी 7 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही प्रोड्यूस हुआ। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज फॉलोड। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो ये कहता है कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, पर इसमें तो मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर नहीं है सेकंड क्वेश्चन में। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होगे यार, दोनों में क्या है, फिक्स्ड रेशियो में चीजें होंगी, है ना। मास इन फिक्स्ड प्रपोर्शन कुछ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा होगा। तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही होगी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, परफेक्ट, सबने करेक्ट आंसर दिया इसका भी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ आंसर्स वही आप बाद में देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बता दो, क्या हमें केस 4 भी क्लियर हुआ, केस 4 क्लियर हुआ इन द चैट बॉक्स। क्या हमें केस 4 परफेक्टली क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया समझ में, वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड वेरी गुड, इंप्रेस्ड, आई एम इंप्रेस्ड, हो रही हूं मैं धीरे धीरे इंप्रेस तुमसे, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 केस नंबर 5, केस स्टडी 5 क्या लिखा है देखते हैं।
बोल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम की बात हो रही है और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। An atom is the smallest unit of an element that retains its chemical properties, while a molecule is a group of two or more atoms held together by a chemical bond। ठीक है, तो atoms और molecules की definition लिखी है यहाँ पे। Now, atoms consist of positively charged nucleus which contains protons and neutrons। बोल रहा है atom के अंदर एक positively charged nucleus है जिसमें protons और neutrons पाए जाते हैं। सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स और शेल्स। और उसमें जो मैंने आपको बताया था ना, एटम कुछ ऐसा दिखता है ना, यहाँ पे बेटा प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट वैसे तो मैम ने आपको रियलिटी भी बताई थी कि ये रियलिटी नहीं होती, एटम का 3D स्ट्रक्चर होता है रियलिटी में। बट ठीक है, 9th के बेसिस पे जो बता रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे आप वैलेंस शेल या शेल के नाम से जानते हो। ठीक है, या ऑर्बिट भी कई लोग इसको बोलते हैं, या आपका शेल या फिर ऑर्बिट भी हो सकता है। और अगर ये शेल आखिरी में है तो इसको वैलेंस शेल बोला जाता है। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। वो बोल रहा है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उसी से आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता चलता है। याद हमने एटॉमिक नंबर 20 तक के पढ़े थे, और एटॉमिक नंबर हमने बताया था होता क्या है, Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E। यानी कि जितने प्रोटॉन्स है, ये तो इलेक्ट्रॉन तो चलो न्यूट्रल में आता है, पर फिर भी आप अगर एकदम एग्जैक्ट बोलो तो प्रोटॉन जितने हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है ना। तो भाई लिखा है कि जो प्रोटॉन है वो आपको एटॉमिक नंबर बताता है एंड डिफाइंस इट्स आइडेंटिटी एज एन एलिमेंट, और आपको उस एलिमेंट की आइडेंटिटी बताएगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन किसमें, कुछ एनर्जी लेवल, यानी कि शेल्स में जाके बैठ जाते हैं। किसमें, शेल्स में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल। और जो बाहर की शेल है, जो सबसे लास्ट शेल है, नोट कर लो बेटा इसको कहीं पे, जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उसको आप वैलेंस शेल के नाम से जानते हो। आउटर मोस्ट शेल को ही आप वैलेंस शेल बोलते हो। ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, वैलेंस शेल में ऐसा हुआ, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गया। वैलेंस मतलब बाहर की शेल, जो सबसे आखिरी शेल है। एक एटम बहुत सारी शेल्स हो सकती है ना, बहुत सारी, तो ये जो आखिरी है इसको आप बोलते हो वैलेंस शेल। ठीक है, एटम्स गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है भाई एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो लूज करता है, या तो शेयर कर लेता है। टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कल भी मैम ने ये बात बताई थी आपको, फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड एंड गिविंग राइज टू मॉलिक्यूल्स, और इसी की वजह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो इसमें हमने क्या समझा, हमें एटम्स के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, एटम के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, उससे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बात हुई। ये सारी बातें हमें इस केस में बताई गई। ठीक है, हमें इस केस में ये सारी बातें बताई गई। यस मैम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which is the smallest unit of an element that retains its chemical property। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है किसी भी एलिमेंट की जो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है, वापस ले सकती है? वो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एक यूनिट है इन चारों में से? बहुत आसान है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी एटम। बताओ सबसे छोटी यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, ए बी सी और डी। ठीक है, परफेक्ट, करेक्ट ऑप्शन डी। लेकिन आपको पता है कुछ लोगों ने ए लिखा है, कुछ लोगों ने बी और सी भी लिखा है। ए बी और सी वाले भी है। एक्चुअली आप डायरेक्शंस, आपकी डायरेक्शन सही है सोचने की कि यार ये स्मॉलेस्ट होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सही बात है। लेकिन उसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, सो द राइट आंसर इज एटम। एटम विल बी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। What is a group of two or more atoms held together by a chemical bond called? अगर दो या दो से ज्यादा एटम एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाएं तो उसको आप क्या बोलते हो? उस ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या बोलते हो? What is the group of two or more atoms held together by a chemical bond called? क्या बोलते हो बताओ भाई? ऑलमोस्ट सभी ने करेक्ट आंसर इसका भी दिया है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, है ना भाई। एलिमेंट हो नहीं सकता, कंपाउंड हो नहीं सकता, न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, है ना। न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, वो तो कोई यूनिट है ही नहीं, पहली चीज। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मैम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये तो इनसे मिलके बने होते हैं, है ना, डिफरेंट एलिमेंट से, एटम से। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ बॉन्ड, तो बॉन्ड जिसमें लगता है वो आपका मॉलिक्यूल कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। एंड अगर आप कंफ्यूज भी हुए थे तो ये आपको केस में लिखा भी हुआ है, देखो केस में भी ये लाइन लिखी हुई थी, मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। ठीक है,
व्हाट आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? ये तो बड़ा आसान है भाई, हमें पता है न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो चार्ज, पर प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, है ना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विच इज प्रोटॉन। प्रोटॉन विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। आगे, विच पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल या फिर शेल्स? एटम का कौन सा वो पार्ट होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को रखता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी वैलेंस शेल। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फॉर श्योर नहीं हो सकता, है ना, ऑब्वियस सी बात है मैम। ये तो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस में तो दो चीजें होती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, तो न्यूक्लियस में भी नहीं, तो वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, या केवल शेल लिखा होता या ऑर्बिट लिखा होता तो भी करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। परफेक्ट परफेक्ट। चलो भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन है आई गेस। हाँ, व्हाट डू एटम्स डू टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? एक एटम को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए, मैम वो गेन, लूज या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, मैम वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑप्शन सी, मैम वो अपना एटॉमिक नंबर बढ़ा देगा। या ऑप्शन डी, वो अपने केमिकल बॉन्ड को क्रिएट कर देगा। एक एटम को स्टेबल होना है तो वो क्या करता है? ए, बी, सी और टी। आ गया परफेक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगेन सो मेनी राइट आंसर्स, ए इज द राइट ऑप्शन। इट मे गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। इट मे गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन, तीनों में से कुछ भी कर सकता है वो स्टेबल होने के लिए। गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और शेयर करेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ भी तीनों में से वो काम कर सकता है। ठीक है ठीक है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, केस बेस्ड 5 क्लियर हुआ इन द चैट बॉक्स? क्या हमें केस स्टडी केस 5 क्लियर हो गया अच्छे से इन द चैट बॉक्स? भाई चैट रेट थोड़ा सा बढ़ना ही चाहिए का मतलब तुम समझ जाओ, जैसे किया करो तुम समझ जाया करो, चैट रेट थोड़ी तेज होनी चाहिए। बताओ, उसका आंसर ए करेक्ट था, वेरी गुड, पक्का वाला। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद 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 क्या है, केस स्टडी 6। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है भाई क्वेश्चन में? A group of students took an old shoe box and covered it with a black paper from all the sides. ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया, ओल्ड शू बॉक्स ले लिया और उसे कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। ठीक है, नाउ दे फिक्स्ड अ सोर्स ऑफ लाइट यानी कि टॉर्च एट वन एंड ऑफ द बॉक्स बाय मेकिंग अ होल इन इट। ठीक है, अब उसमें एक होल कर दिया और उससे टॉर्च लगाई। मेड अनदर होल अपॉन अदर साइड टू व्यू द लाइट, फिर दूसरे साइड व्यू लाइट देखने के लिए, लाइट को व्यू करने के लिए यू कैन से दूसरा होल किया। दे प्लेस्ड अ मिल्क सैंपल कंटेन्ड इन अ बीकर इन द बॉक्स एज शोन इन द फिगर। आपको इस बॉक्स में जैसा दिख रहा है कि वो शू बॉक्स के अंदर उन्होंने एक मिल्क का ग्लास रखा और दो होल कर दिए, एक से टॉर्च लगाई और दूसरे से दिख रहा है टॉर्च। ठीक है, they were amazed to see that milk taken in the tumble was illuminated. Illuminated का मतलब पता है? Illuminated का मतलब होता है शाइन करना, shiny appearance, glowy appearance, that is illuminated. They tried the same activity by taking a salt solution but found that light simply passed through it. समझ गए होंगे आप, ये कौन सा चैप्टर से? ये आपका चैप्टर 2 से है ना, is matter around us pure. अब आप इससे क्या, वेरी गुड यार, क्या बात है, मैं बोलने ही जा रही थी और बहुत सारे आंसर्स दिख गए मुझे, वेरी गुड। हमें पता चल गया टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है भाई, इतना तो हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि हमें देख के समझ में आ गई टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ जी मैम। और बाकी टिंडल इफेक्ट में दो चीजें बात कर रहे हैं, एक तो भाई मिल्क का सैंपल है हमारे पास और दूसरा इन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन का सैंपल लिया। ठीक है, समझ गए। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क सैंपल वाज इल्यूमिनेटेड। भाई मिल्क वाला सैंपल क्यों चमका होगा? नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड। तो भाई आप आंसर दे ही चुके हो, है ना? पहले तो मिल्क का सैंपल चमका क्यों होगा? बिकॉज इट शो टिंडल इफेक्ट, है ना, क्योंकि मैम कहाँ गया, टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, टिंडल इफेक्ट, है ना? और ये तो आपका फिनोमिना हो गया, पर ये चमका होगा क्यों? या मिल्क होता क्या है तो हमें पता है मैम, ये इसलिए हुआ होगा बिकॉज, या ऐसा करते हैं इसको यहां पे लिखते हैं, वाई का रीजन क्या है? बिकॉज मिल्क इज अ कोलोइडल सोल्यूशन, मिल्क इज व्हाट? मिल्क इज अ कोलोइडल सोल्यूशन।
ठीक है। अब इसके आगे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर फिनोमिना इन्वॉल्व कौन सा है, टिंडल इफेक्ट है। तो इसका फिनोमिना जो यूज हो रहा होगा दैट वुड बी टिंडल इफेक्ट। परफेक्ट। नाउ सेम रिजल्ट वर नॉट ऑब्जर्व्ड विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। पता है हमको, क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। फिर आगे आप एक्सप्लेन करोगे कि द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, दे आर वेरी स्मॉल, सो दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट। वो लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाएंगे, एंड स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो बीम ऑफ लाइट, है ना, एज इट इज चली जाएगी जैसे वो आ रही होगी। तो ट्रू सॉल्यूशन होने की वजह से ये चीज नहीं दिखाएगा। नाउ कैन यू सजेस्ट टू more solution which would show the same effect as shown by the milk solution? यानी कि वो आपसे ये बोल रहा है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने इसको, वो आपसे बोल रहा है कि बेटा दो ऐसे इफेक्ट बताइए जो मिल्क ने दो ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो वही इफेक्ट दिखा रहे हैं जो मिल्क ने दिखाया। मतलब इन शॉर्ट वो हमसे क्या बोल रहा है कि जैसे मिल्क टिंडल इफेक्ट दिखाता है तो तुम टिंडल इफेक्ट के दो और एग्जाम्पल बता दो। चलो भाई चैट बॉक्स में फटाफट से, इल्यूमिनेटेड मतलब शाइन, ग्लो इन द चैट बॉक्स। क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने दो पूछे, तुम लोग बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं। मेयोनीज आ गया, सोप आ गया, ब्लड आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लिख देना इसमें सोप सोल्यूशन लिख सकते हो, है ना, ब्लड लिख सकते हो, है ना, दोनों में से कोई भी आंसर, या और भी आपको कोई आता हो तो आप लिख देना, ठीक है। चलो परफेक्ट परफेक्ट। सो मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन था इसलिए वो ये दिखा रहा था। अब आपको जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोलॉइडल इफेक्ट, है ना, और साथ ही साथ क्या अपना टिंडल इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आंसर 1 हो गया। आंसर 2 सॉल्ट क्यों नहीं दिखा रहा था, जैसे मैम ने बताया, क्योंकि एक ट्रू सॉल्यूशन है और ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अच्छा, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि या तो आप यहाँ पे सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ब्लड लिख दो, या फिर आप मेयोनीज लिख दो, जो भी आप आंसर दे रहे हो सारे करेक्ट दे रहे हो ऑलमोस्ट। सैंड इन वाटर नहीं होगा बेटा, सैंड इन वाटर नहीं होगा, सैंड इन वाटर नहीं होगा, सोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, टिंडल इफेक्ट जो दिखाएगा उसी की बात हो रही है। तो मतलब आपको पता है ना, सस्पेंशन दिखा भी सकता है और नहीं भी, सस्पेंशन में तो दोनों कहानी हो सकती है ना। तो कोशिश करना कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही आंसर लिख दो, ठीक है। चलो परफेक्टली क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। आई गेस इसका यही है ना, हाँ, तीनों क्वेश्चन एक साथ हैं इसके। बताओ भाई, क्या हमें केस स्टडी 6 क्लियर हुआ? हर केस स्टडी के बाद मैम आपसे पूछेंगी, क्लियर होता जाए तो भाई क्लियर लिखते जाना है। बताओ क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जांपल्स बता रहे हैं, कोई भी एग्जांपल लिख दो बेटा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट जो आप बता रहे हो। ऑलमोस्ट सभी लोग करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं। बताओ, वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए। शैल वी मूव फॉरवर्ड? परफेक्ट, ऑल राइट ऑल राइट। केस स्टडी 7 पे आते हैं। During an experiment, the students were asked to prepare 10%. ये मेरा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बड़ा पसंद आता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। During an experiment, the students were asked to prepare 10% mass by mass solution. क्या बोला गया स्टूडेंट से कि 10% मास बाय मास सोल्यूशन बनाओ ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। तो शुगर इन वाटर का एक सोल्यूशन बनाना है ना, और सोल्यूशन में क्या बोल रहा है कि 10% है मास बाय मास, ठीक है। रमेश डिसॉल्व्ड 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम। अच्छा, ये वो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, ये दूसरा है। वैसा भी एक और क्वेश्चन आएगा अभी। 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। रमेश ने क्या किया, रमेश भाई साहब ने क्या किया, रमेश भाई साहब ने क्या किया, 10 ग्राम शुगर ली और उसको घोल दिया 100 ग्राम वाटर में। देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं। वाइल सारिका नाम की एक लड़की थी, सारिका या सरिका बोल लो भाई, सारिका। सारिका ने क्या प्रिपेयर किया, डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब सुनो, यहीं पे पूरा खेल है। 10 ग्राम ऑफ शुगर ली। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है दोनों ने तो सेम काम किया, नहीं। 10 ग्राम, सारिका का पढ़ना, सारिका डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है, इसका सोल्यूशन 100 ग्राम है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। उसने सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया है और मैडम ने सोल्यूशन 100 ग्राम लिया है। मतलब सारिका ने सोल्यूशन 100 ग्राम लिया और फिर उसमें चीनी मिलाई, पर रमेश ने क्या किया, रमेश भाई साहब ने ग्लास उठाया और उसमें चीनी मिला दी। देयर इज अ डिफरेंस। दोनों ने 100 ग्राम सोल्यूशन चीजों में चीनी मिलाई है, पर दोनों ने अलग अलग चीजें यूज करी है। एक ने पानी यूज किया, एक ने सोल्यूशन यूज किया है, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। अब क्वेश्चन देखो,
आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, क्या दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन के होंगे? एंड आई स्वेयर ये मैक्सिमम स्टूडेंट लिख के आते हैं यस। जब वो ये नहीं सुनते हैं ना बात, वो ये समझ ही नहीं पाते, यहां से कंक्लूड ही नहीं कर पाते वो उस चीज को, और वो लिख के आते हैं यस। बिलीव मी, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको यस लिख के आते हैं जब तक उनको ये वाली बात ना बताई जाए। तो ये बात बताने के लिए एग्जामिनर तो आपको नहीं बताएगा, बट आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो द आंसर इज नो, नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट। बोथ द कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफरेंट, दोनों अलग आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये तो बोले हम तो नो ही लिखने जा रहे थे, हाँ तुम लिख भी सकते हो, बट बहुत सारे बच्चे ये समझने के बाद नो लिख रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। आप खुद से नो केवल इसको डायरेक्ट रीड करके लिख रहे होते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग यस लिख के आ जाते हैं, ठीक है? नाउ कंपेयर करना है द मास परसेंट ऑफ द टू सॉल्यूशंस। तो भाई एक सॉल्यूशन हमें रमेश ने भाई साहब ने दिया है, और एक सॉल्यूशन हमको किसने दिया है? सारिका मैडम ने दिया है। कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं। एक सॉल्यूशन हमको सारिका मैडम ने दिया है, ठीक है? अब दोनों में क्योंकि मास बाय मास परसेंट है ना, तो रमेश के सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंट निकाल लो। क्या आएगा मैम? मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख दूं मैं? चलो लिख ही देती हूँ पूरा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मैम मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है? वहीं जब हम सारिका की बात करेंगे, फॉर सारिका, तो सारिका के लिए मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, पर दोनों की वैल्यूज अलग है। देखो रमेश ने 10 ग्राम शुगर को मिलाया था 100 ग्राम पानी में, तो सॉल्यूशन में 10 + 100 करना पड़ेगा आपको। ये किसको किसको समझ में आया? समझी गया? बताओ भाई गोपी बहू, समझी गया? ये समझ में आया, दिमाग में बैठा? और यहाँ पे जब सारिका की बात हो रही थी तो वो कह रही थी मैंने 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डाला है, तो अब 100 से मल्टीप्लाई भी करना है दोनों में ही, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा कितना? इसका आंसर आएगा मैम 110, 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, है ना? 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, है ना? तो 100 डिवाइडेड बाय 11, 11 9 सा 99, 9.99 समथिंग आ रहा होगा, है ना? 9.99% आ रहा होगा, और यहाँ पे 10% आ रहा होगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, ये परसेंट है, ठीक है? बोलो आया समझ में? ये मैम आपने 10 + 100 क्यों किया? क्योंकि ये एक सोल्यूशन का मास रखना है यहाँ पे। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी को याद है हमने इस टाइप के कितने क्वेश्चंस किए थे इस चैप्टर में? याद है? इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर में ऑलरेडी किए थे, है ना? तो बस वैसे ही था ये। चलो ये इसका पूरा सोल्यूशन गिवन है, ठीक है? सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय सारिका हैज हायर मास, ठीक है? अगर ये पूछा जाता तो आप लिख देते कि किसका मास ज्यादा है मास परसेंट में, तो आप बोलोगे सारिका ने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया उसका मास परसेंटेज ज्यादा आया एज कंपेयर टू रमेश। चलो क्लियर था बेटा केस 7? क्या आपको केस 7 क्लियर था? केस 7 क्लियर था? आया समझ में? पक्का आया? अमन कह रहा है मैम अमन क्या नहीं आया बताओ, क्लियर नहीं हुआ बताओ, क्या क्लियर नहीं हुआ? बाकी सबको आ गया, वेरी गुड। आपको याद होगा ये कुछ नया नहीं था हमारे लिए, हमने ये भी as I said, what is case based question? It is nothing but the mixture of all the type of questions. Whatever you have been taught in the MCQ, in MCQ sessions, या आपके जो assertion reasoning session है, या आपके जो short answer, long answer है, उन्हीं का एक mixture होता है ये। छुट्टी नहीं यार, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हम पूरे केस बेस्ड करके जाएंगे, केस बेस्ड कोई छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें कल आके फिर से क्वेश्चंस करने हैं। चलो 3 स्टूडेंट्स A, B and C prepared mixtures using 10 मिनट में हो जाएंगे, अब दिक्कत मत करो भाई। using chalk powder, common salt and milk respectively in water। 3 स्टूडेंट्स हैं भाई हमारे पास, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दे रही हूँ ताकि हमें, चलो अच्छा यहीं पे लिख देती हूँ। हमारे पास स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट कौन कौन से हैं मैम? स्टूडेंट ए है, बी है एंड सी है। ए के पास क्या है? चॉक पाउडर है ना? बी के पास क्या है? कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। सी के पास क्या है? मिल्क है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है ठीक है? तो ए के पास 3 स्टूडेंट है हमारे पास, ए और बी, ए बी और सी। एक के पास चॉक पाउडर है, दूसरे के पास कॉमन सॉल्ट है और तीसरे के पास मिल्क है, ठीक है? कहाँ गया?
क्वेश्चन है हमारे पास 5 टोटल इस केस बेस्ड के। क्वेश्चन नंबर 1, whose mixture would not leave residue on filter paper after filtration? स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तीनों ने क्या किया? तीनों ने इसको मिक्सचर बनाया। ठीक है, मिक्सचर बनाया। किसका किसका? एक ने बोला कि मैंने चौक घोल दी पानी में, प्रिपेयर्ड मिक्सचर, मिक्सचर प्रिपेयर किया पानी में, इसने पानी में चौक मिला दी, इसने पानी में कॉमन सॉल्ट मिला दिया और इसने पानी में मिल्क मिला दिया। याद रखना तीनों के पास पानी है, तीनों ने इनको किसमें मिक्स किया है? इनको मिक्स किया है वाटर में। ठीक है, तीनों ने वाटर मिक्स किया है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है किसका मिक्सचर है जो रेसिड्यू यानी कि कोई भी कंकड़ कुछ भी छोड़ेगा नहीं बाहर, कोई भी कुछ कंकड़ वंकड़ बाहर नहीं छोड़ेगा जब उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। तो सोचो, ए बोल रहा है चौक और पाउडर को फिल्टर पेपर से पास करा दो, बी बोल रहा है चौक और नमक को फिल्टर पेपर से पास करा दो, और सी बोल रहा है कि चौक चौक बोल रही हूँ बार बार, पानी और चौक को कर दो। पहला वाला कह रहा है, दूसरा कह रहा है पानी में नमक घोल दो फिर फिल्टर पेपर से पास करा दो, और तीसरा कह रहा है मिल्क को ले लो फिल्टर पेपर से पास करा दो। हमें पता है बेटा कॉमन सॉल्ट यानी कि जो नमक है और मिल्क जो है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, पर चौक के तो पार्टिकल्स रह जाएंगे, चौक के तो पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट बी एंड सी। बोथ स्टूडेंट बी एंड सी इन्होंने जो अपना सोल्यूशन बनाया है, क्या बोला था? बी ने बोला था कि पानी के साथ नमक, तो पानी के साथ नमक फिल्टर पेपर से करोगे तो फिल्टरेट हो जाएगा, मतलब वो अलग हो जाएगा, सॉरी वो पास आउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके कोई पार्टिकल्स ऊपर नहीं रहेंगे। सिमिलरली दूध को आप पास करोगे तो दूध भी आप जो आपका मिल्क होता है, मिल्क को आप सेपरेट थोड़ी कर सकते हो, तो दोनों चीजें पास कर जाएंगी। Whose mixture would show Tyndall effect? Tyndall effect किसका मिक्सचर शो करेगा बताओ? एक के पास क्या है? एक के पास चौक है, दूसरे के पास पानी में, एक के पास चौक है, दूसरे के पास पानी के साथ नमक है, और तीसरे के पास पानी के साथ क्या है? मिल्क है। तो हमें पता है भाई स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट सी, है ना। चौक वाला क्या है? सस्पेंशन है, सस्पेंशन कैन शो टिंडल इफेक्ट, एंड मिल्क ऑफ कोर्स कोलॉइडल है तो कोलॉइडल विल शो टिंडल इफेक्ट फॉर श्योर। Whose solution would give transparency? क्लियर सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन क्लियर सोल्यूशन दिखा रहा होगा? हमें पता है यार जिसमें नमक मिला होगा वो तो एकदम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है ना, तो बी, स्टूडेंट बी, है ना। परफेक्ट परफेक्ट। Whose solution would settle down at the bottom when left undisturbed? किसका सोल्यूशन है? वो पानी में 3 सोल्यूशन रख के छोड़ दो, तुम उसको डिस्टर्ब मत करो, तो किसका सोल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे? ए, बी, सी और डी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, सोल्यूशन ए। भाई चौक और पानी को आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो चौक सेटल डाउन हो जाएगी। यस मैम। Whose solution could be filtered by filter paper? अब इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। Whose solution could be filtered by filter paper? 5th का आंसर आप बताओगे, मैम नहीं बताएंगे क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है वापस से। किसका सोल्यूशन फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा बेसिकली? बताओ, बी एंड सी? अच्छा ठीक है, और बताओ, ए एंड बी? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ओके ओके ओके। अभी सही आंसर आ गया बहुत सारे मेरे पास, ए। तो बेसिकली इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत लोगों को लगता है फिल्टर मतलब जो पास हो जाएगा, नहीं, फिल्टर मतलब जो सेपरेट हो जाएगा। अगर मैंने आपसे बोला कोई चीज फिल्टर करके ले आओ, फिल्टर आउट कर दो मतलब सेपरेट कर दो, तो उसका मीनिंग होता है कि फिल्टर आउट हो जाना मतलब सेपरेट हो जाना, तो हमारा जो चौक वाला होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये इसके सारे आंसर्स हो गए। क्लियर था बेटा? क्लियर था? बताओ, केस 8 क्लियर हुआ? केस 8 क्लियर हुआ? केस 9 पे आ जाए, 2 केसेस बचे हैं, 9th और 10th, 2 केसेस बचे हैं, केस 9 और केस 10। क्लियर? वेरी गुड। चैट रेट भी तेज हो गई थोड़ी क्लियर में, तो आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद, ये क्या है? अच्छा ये आंसर्स थे, ठीक है, विद केस नंबर 9। वेरी गुड वेरी गुड। केस नंबर 9, केस नंबर 9। मजा आ रहा है तुम लोगों को केस स्टडी सॉल्व करके? हाँ, थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, मजा आ रहा है? आ रहा है या नहीं बता दो, क्या तुमको भी मजा आ गया? बताओ भाई, क्या तुमको भी मजा आ गया? हाँ, कब तक पढ़ते रहोगे? थोड़े क्वेश्चंस भी करने होते हैं ना। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलो। इन अ मिक्सचर substances are generally just mixed and are not completely dissolved। बोल रहे हैं कि जो मिक्सचर होता है ना, उसमें जो substances होते हैं उन्हें जनरली मिक्स कर दिया जाता है ना, and are not completely dissolved, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं किया जाता। Now, in a solution, substances are dissolved completely and they cannot be filtered out। और solution की जब आप बात करते हो तो जनरली उनको घोल दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, और उन्हें फिल्टर नहीं कर पाते हैं कई बार। The mixture comprises of 2-3 compounds that aren't fused chemically।
जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होता है, वो 2-3 कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं जो पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुए होंगे, मतलब घुले मिले नहीं होंगे एक आपस में. दे हैव नो फिजिकल इंटरैक्शंस, अपने जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें, है ना. व्हाइल अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 सब्सटेंसेस दैट आर केमिकली मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. उसी की जगह जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, अगर हमारे सॉल्यूशंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस लिए हुए हैं तो वो केमिकली मिक्स हो जाएंगे और नया कंपाउंड बना सकते हैं. तो सॉल्यूशन और मिक्सचर के बारे में हमें कुछ कहानी दी गई है. ठीक है. क्वेश्चंस. अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स विल यू क्लासिफाई अलॉयज एंड व्हाई. जो हमारे अलॉयज होते हैं, अगेन चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, वो आप किस कैटेगरी में रखोगे. सोचो, अलॉयज होते क्या है. पहले तो एक हमारे मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं, और बीच वाले अलॉयज होते हैं. यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जिनमें दोनों का बिहेवियर हो वो हमारे अलॉय होते हैं. तो अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर विल यू क्लासिफाई अलॉय एंड व्हाई. आप मिक्सचर के किस कैटेगरी में अलॉय को रखोगे. पहले बताओ मिक्सचर की कैटेगरी कौन कौन सी होती है. मिक्सचर 2 टाइप का होता है, या तो होमोजेनस या तो फिर हेट्रोजेनस, है ना. अब आपसे बोल रहे हैं आप अलॉय को किस कैटेगरी में रखोगे, तो द आंसर विल बी होमोजेनस मिक्सचर. We will put alloy in the category of homogeneous mixture. But why? Why this colaveri D? Why we put alloy in the category of homogeneous mixture? The reason being, ma'am, कि alloys जो होते हैं वो मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स के या नॉन मेटल के, है ना. या तो मेटल आपस में मिला होगा या तो मेटल और नॉन मेटल मिला होगा, तो ये मिलके बनाते हैं अलॉय. और ये इस तरीके से मिलते हैं कि ये इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं वो आपस में. ठीक है. तो दे आर कंबाइंड वेरी वेल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. केमिकली दे आर कंबाइंड वेरी वेल दैट वी कैन नॉट इजीली सेपरेट देम. हम उन्हें इजीली सेपरेट कर ही नहीं सकते, एंड दैट इज द रीजन वी कैटेगराइज देम इनटू होमोजेनस मिक्सचर. इसीलिए हम उसको होमोजेनस में रखते हैं. ठीक है. चलो बी क्या कह रहा है भाई. अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ लिक्विड. एक जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा लिक्विड होता है. बताओ भाई हाँ या ना, यस और नो, क्या लगता है तुम्हें. एक सॉल्यूशन हमेशा ये तो समोसा की याद दिला रहा है. भूख लगी है ना क्लास के बाद. अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ लिक्विड. एक सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होता है. क्या ये सच है. पानी में चीनी डाल रहे थे, पानी में नमक डाल रहे थे, पानी में चौक डाल रहे थे, पानी में फलाना डालते हैं, हाँ लिक्विड ही होता होगा. हाँ तो नहीं बोल रहे हो, बहुत मारे जाओगे बेटा. अगर लिक्विड लग रहा है तो मम्मी से क्या करना है, पानी मंगाना है, फिर पानी चुल्लू भर लेके आगे. आप बहुत समझदार हो ही चुके हो खुद से, है ना. तो हाँ नहीं बोलना है, इसका आंसर बोलना है ना. नो. सोल्यूशन हमारा गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है. एयर भी एक सोल्यूशन, एक मिक्सचर है बेसिकली, यू कैन से, है ना. तो सोल्यूशन कैन बी इन लिक्विड फॉर्म और इन अ गैसियस फॉर्म एज वेल, और सॉलिड एज वेल, है ना. तो सोल्यूशन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप का हो सकता है ना. जैसे अलॉय जो आप बता रहे हो वो तो सॉलिड का सोल्यूशन है ना, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है. ठीक है. कैन अ सोल्यूशन बी हेट्रोजेनस. क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो हेट्रोजेनस हो सकता है. आंसर इज नो. मिक्सचर इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, पर सोल्यूशन थोड़ी होमो और हेट्रो होगा, तो आंसर इज नो. चलो ऊपर देखो, अलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे दी गई. ठीक है, कि 2 और मोर एलिमेंट्स बिकॉज दे कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर, जो मैंने आपको समझाया था, है ना. फिर नो, सॉलिड सोल्यूशन भी पाए जा सकते हैं, गैसियस भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि आप अलॉयज वगैरह या एयर पढ़ते हो. फिर क्या सोल्यूशन हाइड्रोजनस हो सकता है. नहीं, सोल्यूशन हाइड्रोजनस नहीं होते, सोल्यूशन होमोजेनस होते हैं. सॉरी, जो हमें सोल्यूशन होता है जनरली या तो होमोजेनस रहते हैं ना, यू कैन सी दैट. चलो भाई, क्या हमें केस 9 क्लियर हुआ. लास्ट केस की तरफ आगे बढ़ जाएं. बोलो भाई, केस 9 क्लियर हुआ. लास्ट केस की तरफ आगे बढ़ जाएं, केस 10 पे आ जाएं. परफेक्टली क्लियर, वेरी गुड. केस नंबर 10 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. पूरे 10 लाख का केस है. मुझे 10, आपने अगर ये सही किया आपको 10 लाख देने पड़ेंगे. हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा होता है. ठीक है, हम लोग उल्टा काम करते हैं सारा. चलो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना. द टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी. टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को बुलाया. स्टूडेंट ए बोला, बी बोला एंड सी बोला, टू प्रिपेयर 50% मास बाय वॉल्यूम. और टीचर ने क्या बोला कि 50% मास बाय वॉल्यूम आपको प्रिपेयर करना है एक सोल्यूशन. टीचर ने बोला इधर आओ तीनों के तीनों, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करके दिखाओ जो 50% मास बाय वॉल्यूम होना चाहिए. ठीक है. नाउ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका, सोडियम NaOH का सोल्यूशन. 50% मास बाय वॉल्यूम, 50% मास बाय वॉल्यूम NaOH का सोल्यूशन होना चाहिए.
ए डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए ने क्या किया, ए ने 50 ग्राम NaOH को लिया, ठीक है, और मिला दिया 100 ml पानी में, 100 ml वाटर में, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अगेन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। बी डिजोल्व 50 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बी आया, बी ने क्या किया, बी ने 50 ग्राम NaOH लिया और उसको मिला दिया किसमें, 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। फिर सी आया, सी ने क्या किया, सी आया हमारे पास, और सी ने क्या किया, इसने सी 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 कहां गया, ये रहा, 50 ग्राम ऑफ NaOH लिया और इसको मिला दिया 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। और आप भी इस तरीके से लिख लिया करो। अगर आपको कभी लगता है यार केस बेस में बड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लिख लो इसको कहीं पे, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो, उसको बहुत ही कम फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब इन शॉर्ट आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको तरीके से लिख लो, ताकि आपको पता हो भाई करना क्या, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली कंफ्यूजन के काम ही मत करो आप, इन शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ देम हैज मेड द डिजायर्ड सोल्यूशन एंड व्हाई। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबने सोल्यूशन बनाया, पर टीचर ने क्या बोला था, टीचर मैडम ने, हमारी मैडम जी ने क्या बोला था, टीचर ने बोला था, टीचर सेड 50% NaOH का सोल्यूशन लाओ बाय मास बाय वॉल्यूम में, है ना। मतलब ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए वो 50% निकल के आना चाहिए। बताओ भाई, ए, बी और सी में से किसने करेक्ट किया, किसने 100% सही सोल्यूशन बना दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। पर जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, जिसको समझ नहीं आया, उसको समझाते हैं। टीचर ने बोलता 50% मास बाय वॉल्यूम लाओ। देखो पहले तो बी तो एकदम ही गलत है, बी भाई साहब तो तुम्हारी तरह है, जैसे कुछ बच्चे सही आंसर लिख के आते हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर लिख के आते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तुम भी कुछ उस बीच वाले बच्चों के कैटेगरी में तो नहीं हो। तो बी वो वाले बच्चे हैं जो कुछ भी, मतलब टीचर ने पूछा एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, तो किसी ने बोला टिंडल, किसी ने चलो टीचर से, टीचर ने क्वेश्चन दिया टिंडल इफेक्ट किस में होता है, तो कुछ कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो लिख के आते हैं कोलॉइडल में, कुछ कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो लिख के आते हैं ट्रू सोल्यूशन में। तो दोनों एक सही है एक गलत है। पर बी वाले पता है क्या लिख के आते हैं, बी वाले पता है क्या लिख के आते हैं, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, ऐसे वाले करके आ जाते हैं काम। बी वाली कैटेगरी के ये वो बच्चे यहाँ पे लिखे हैं। तो बी तो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है भाई, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मैम, क्योंकि 100 ग्राम और 50 ग्राम, ये तो मास बाय मास की बात हो रही है, और उसने मास बाय वॉल्यूम की बात करी है, टीचर ने मास बाय वॉल्यूम की बात करी है ना। सो विद दैट वी कैन से कि ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता मैम, ठीक है। ए हो सकता था मैम 100 ml वाटर, सही तो है ए, पर ए को जरा निकाल के देखो, ए के लिए निकाल के देखो जरा, इसका मतलब क्या है 50 डिवाइडेड बाय 150। भाई ये 100 ml वाटर है, पानी है वो 100 ml का, वो सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 50/50 प्लस 100 इंटू 50 कर रहे होगे, सॉरी इंटू 100 कर रहे होगे, है ना। तो कितना आएगा 50/150 इंटू 100, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, है ना। 500/15 कितना आएगा, 5 3 15, 5 1 0 है ना, फिर 3 3 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा, है ना, 3 3 9 33 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा। तो ये 33.33% समथिंग आएगा, ठीक है। और आपको लाना कितना था, आपको लाना था 50% बाय मास, 50% मास बाय वॉल्यूम। क्या मैम इसमें निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। देखो 50 अपॉन ओवरऑल सोल्यूशन दिया है 100 इस बार, इंटू 100, तो ये आपका 50% मास बाय वॉल्यूम आ सकता है। बोलो भाई, क्या हमें 10th केस भी क्लियर हुआ, कहां गया, क्या हमें केस नंबर 10 क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, क्या हमें आज का सेशन परफेक्टली क्लियर हो गया है? जल्दी से चैट बॉक्स बता दो भाई, क्या हमें आज का टॉपिक जो हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, ये हमें परफेक्टली क्लियर हो गए? बताओ भाई, चैप्टर 1 और 2 के केस बेस्ड क्वेश्चन परफेक्टली क्लियर हुए? 2 और 3 के, सॉरी, आए पक्का है, अच्छे से आगे, अच्छे से समझ में आ गए? ठीक है, तो कल भी आ जाना यार, फिर और क्या कर सकते हैं, हाँ फिर कल भी आ जाना इसी बात पे। कल भी आपकी क्लास होगी, और कल आई गेस वेडनेसडे, तो 8 बजे वाली क्लास है ना, 8 PM वाली क्लास है। और कल क्या करेंगे, कल भी हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना,
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर 1 के भी करेंगे, चैप्टर 1 के भी करेंगे, है ना, 2 के भी करेंगे। अगर मुझे मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन तो मैं 3 के भी वापस से डाल दूंगी क्वेश्चंस, ठीक है, डजंट मैटर, हम सारे कर लेंगे, ठीक है, क्या बात है। तो भाई कल भी आ जाना टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, जो भी इसका डायलॉग था, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, चलो जो भी समझना हो, मतलब बेसिकली हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम सारे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, हम पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, तभी तो यार बोलते हैं ना क्लियर करने आते हैं हम क्लास में, ठीक है। आई होप सो आपका सेशन, आपको आज का सेशन मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। हम कल भी और क्वेश्चंस करेंगे और हम आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम मत रखना दिमाग में, 1% ये मत रखना कि यार क्वेश्चंस नहीं हुए, ये नहीं हुआ, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैम का प्रॉमिस है। मिस एक्सेप्शन ने आते टाइम बोला था आपके कॉन्सेप्ट को मैम पूरी तरीके से क्लियर करने आई है, तो वो मैम का फर्ज है, मैम करेंगी, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। खत्म, टाटा बाय बाय आज के सेशन से। अब मिलेंगे हम कल वापस से 8 बजे, टाइम पे आ जाना और इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर करना। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो उसको वापस से